कि हत्यारा आकर उस पर गोली चलाता है, पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? जब पुलिस के घेरे में अतीक और अशरफ था तो एक पुलिस वाले के हाथ में, पांव में, शर्ट में, पैंट में, टोपी में कहीं पर गोली क्यों नहीं लगी? कि हत्या के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए? क्या पैगाम देना चाहती है यूपी सरकार? क्या संदेश देना चाहती है यूपी सरकार? ये तीनों हत्यारों में से किसी एक का भी इनकाउंटर पुलिस ने क्यों नहीं किया जवाब में? इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? अगर सबसे बड़ा गुंडा अगर उत्तर प्रदेश में कोई है इस समय, सबसे बड़ा बदमाश है जिसके ऊपर 138 केस थे, शायद जानते होंगे उस गुंडे का नाम योगी आदित्यनाथ। और उनके सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां वो खामोश क्यों हैं, खाली बयानबाजी पर क्यों टिकी हुई हैं? और शायद योगी आदित्यनाथ जी ने यह तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुक्त उत्तर प्रदेश हम बनाना चाहते हैं। और अशरफ का मसला है, ये जुडिशियरी के अंदर थे, इनको कोर्ट ने पुलिस रिमांड में दिया था, यानी निगरानी जुडिशियरी की थी। कोर्ट ने जेल से लाकर और पुलिस के कस्टडी में दिया पूछताछ के लिए, रिमांड जिसको आप लोग कहते हैं। और रिमांड एटीएस का है, एसटीएफ का है। रिमांड किसी साधारण पुलिस सिपाही और हवलदार का नहीं है। एसटीएफ और एटीएस की निगरानी में रात भर उसको घुमाया गया है। 9 बजे एक तस्वीर आई, 9:30 बजे, कि उसको जंगल जंगल घुमाया जा रहा और अचानक खबर आती है कि उसकी हत्या होती है। सवाल नंबर 1 कि हत्यारा आकर उस पर गोली चलाता है, पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? जब पुलिस के घेरे में अतीक और अशरफ था तो एक पुलिस वाले के हाथ में, पांव में, शर्ट में, पैंट में, टोपी में कहीं पर गोली क्यों नहीं लगी? हाँ, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, उन तीनों हत्यारों में से किसी एक का भी इनकाउंटर पुलिस ने क्यों नहीं किया जवाब में? इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? सवाल नंबर 3 कि हत्या के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए? क्या पैगाम देना चाहती है यूपी सरकार? क्या संदेश देना चाहती है यूपी सरकार? ये मुद्दा असल है। इससे बड़ा एक मुद्दा है कि इस हत्या के बाद लखनऊ, कानपुर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से जश्न मनाने की तस्वीरें आई हैं। योगी के जय जयकारे और पटाखे फोड़ने की तस्वीरें आई हैं। ये महा आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता लाने, उत्तर प्रदेश को दंगा में झोंकने और माइनॉरिटी का साजिशन कत्लेआम करने का प्लान ये दिख रहा है। शायद योगी आदित्यनाथ जी ने यह तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुक्त उत्तर प्रदेश हम बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग है, भारत के सबका साथ सबका विकास वाले प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत का मुसलमान ये मानेगा और भारत का संविधानवादी ये मानेगा, भारत का अंबेडकरवादी ये मानेगा कि इस कथित मुस्लिम मुक्त उत्तर प्रदेश के बनाने में और संविधान की धज्जी उड़ाने में और मनुस्मृति को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने में न केवल योगी आदित्यनाथ शामिल है बल्कि केंद्र भी पूरी तरह से शामिल है। यह माना जाएगा अगर 24 घंटे के अंदर सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो। ये एक कॉलम। दूसरा, उत्तर प्रदेश में वो विपक्ष के नेता जिनको माइनॉरिटी समेत तमाम अंबेडकरवादियों और संविधानवादियों ने अपना कीमती वोट दिया था, ठीक है वो सत्ता में नहीं आए लेकिन उन्हें एक एक वोट दिया गया था, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और दूसरी वो तमाम पार्टियां जो इस तबके के वोट का दावा भी करती हैं, उम्मीद भी करती हैं। उनसे मेरी अपील है कि 24 घंटे के अंदर लखनऊ में अगर आपने कोई बड़ा धरना योगी आदित्यनाथ की बर्खास्तगी को लेकर नहीं किया, यदि आपने सिर्फ ट्विटर पर या हल्का सा किसी चैनल पर बयान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की आपने कोशिश की, तो माइनॉरिटी में यह संदेश भी जाएगा और हम जैसे लोग ये मानेंगे कि इस तरह की हरकत जो योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, इसको इनडायरेक्टली आपका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं है।
आप भी पर्दे के पीछे से इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर संविधान पर आपकी आस्था है, अगर लोकतंत्र पर आपकी आस्था है, अगर भाईचारे को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कि अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और कहा भी था, तो अब ट्वीट और बयान से काम नहीं चलेगा। अब आपको सड़क पर उतरकर मतलब रास्ता रोको, काम रोको और योगी सरकार को गद्दी से उतारो अभियान चलाना पड़ेगा। अगर ये अभियान भी लोग नहीं चलाते हैं तो भारत का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान आने वाले चुनाव में एक नए विकल्प और नए रास्ते की तलाश में लगेगा। बस इतनी सी बात कहने के लिए आप लोगों को यहां मैंने बुलाया था। आप देख रहे हैं हमारे सामने अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई तेज सिंह जी। फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस, अन्याय, अत्याचार और मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक बड़ी तंजीम, जिसको लगभग अब कई राज्यों में लॉन्च किया गया है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, काम भी हो रहा। आप उसके फाउंडर भी हैं, बानी भी हैं। और अब आपसे अपनी बात सीधे सीधे भाई तेज सिंह जी करेंगे। जो असद की हत्या के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से लोगों की नज़र में, लोगों के उसमें ये उनके घेरे में आ गई थी कि ये पुलिस मर्डर कर रही है। एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इतना बड़ा टेररिस्ट या इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे हो सकता है, किस तरह से उन्होंने मारा, और ये सारी बातें अभी हाफिज गुलाम सरवर साहब ने आपके सामने रखी है। उसके बाद जब पुलिस को और ज़्यादा बदनाम नहीं करना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, इसलिए उन्होंने साजिश रची। ये हत्या हुई है अरशद भाई की और अतीक भाई की, इनकी हत्या हुई है। बेशक क्रिमिनल है पुलिस के रिकॉर्ड में, और कोर्ट का काम है उनको सज़ा देना है या फांसी देना है, क्या करना। ये पुलिस का काम नहीं है या किसी का काम नहीं है कि पुलिस और अधिक बदनाम न हो। तो योगी आदित्यनाथ, शायद आपको याद होगा, योगी ने कहा था कि हम अतीक को मिट्टी में मिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ का जो सीएम उत्तर प्रदेश का है, उसका बयान था कि हम अतीक को मिट्टी में मिलाएंगे। और उसी बयान को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने ये साजिश चीफ मिनिस्टर कार्यालय में रची गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये योगी आदित्यनाथ ने रची है। और उस साजिश को अंजाम देने के लिए उसमें पुलिस शामिल है। पुलिस, देखिए, मैं पुलिस को ज़्यादा कसूरवार नहीं मानता। पुलिस को कसूरवार इसलिए नहीं मानता, पुलिस तो हुक्म की गुलाम है। जो सरकार हुक्म देगी वो उसको फॉलो करना है। पुलिस अगर ऊपर से हुक्म आएगा, मुख्यमंत्री से, यहाँ से चीफ सेक्रेटरी से या डीजीपी के यहाँ से अगर ऑर्डर आएगा भाई फलां आदमी को मारना है, उसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो उनका काम है, वो बेचारे करेंगे। उन्हें तो अपनी नौकरी प्यारी है, रोजी प्यारी है, वो उन्होंने काम करेंगे। तो जो हत्या का षड्यंत्र हुआ है, इरादतन हत्या के लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और हत्या के अंजाम देने के लिए अंजाम दिया 3 क्रिमिनल ने। 3 क्रिमिनल को अभी कोई जानता नहीं था, ज़्यादा उसमें लाइमलाइट में नहीं थे। तो पुलिस का काम है, किसको उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं। तो अगर पुलिस का एनकाउंटर हो, फर्जी एनकाउंटर हो, लोगों पूरे देश की नज़र थी असद की हत्या के बाद, तो उसको छुपाने के लिए, पुलिस के कुकृत्य को छुपाने के लिए, तो इन्होंने 3 क्रिमिनल को पकड़ा और उनसे कहा कि भाई तुम इनको कर दो, या जो भी बात कही होगी उन्होंने। और वो 3 लोग, और 3 लोग कौन हैं? लवलेश तिवारी है, अरुण मौर्य है और सनी सिंह है। ये तीनों अलग अलग के हैं। ये कासगंज का है, एक बांदा का है, एक हमीरपुर का है। इन 3 हिंदू जो क्रिमिनल्स हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में रहे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, अंदर हो बाहर हो, वहाँ से पुलिस उनको उठाती है और उससे इस काम को अंजाम दिलवाती है। और अंजाम दिया जाता है किसकी? क्योंकि अतीक को रखा गया था पुलिस की एसटीएफ की निगरानी में, और एसटीएफ किसने बनाई थी? अजय राज शर्मा जो डीजीपी होते थे, उन्होंने बनाई थी। तो एसटीएफ की निगरानी में कैसे हत्या हो सकती है, कैसे कोई, और फिर क्रिमिनल बच के कैसे जा सकता है? तमाम मीडिया और ये बता रहे हैं रात के 10 बजे मेडिकल कराने का क्या औचित्य था? जब उसको एसटीएफ ने रखा तो 10 बजे मेडिकल कराने के लिए ले जा रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से ये पूरा बिल्कुल है। मैं भाई हाफिज जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मुसलमानों को मिटाने के लिए अगर सबसे बड़ा गुंडा अगर उत्तर प्रदेश में कोई है इस समय, सबसे बड़ा बदमाश है जिसके ऊपर 138 केस थे, शायद जानते होंगे उस गुंडे का नाम योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह बिष्ट और अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ।
138 केस थे। वो 138 केस कहाँ गए? इसमें हत्या भी है, बलात्कार को इंसाइट करने का है, अब बलवा कराने के केस थे। 138 केस कम नहीं होते। वो 38 केस का क्या हुआ इसमें? कहाँ है जुडिशरी? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि 138 केस जिसके खिलाफ दर्ज हैं वो इनोसेंट नहीं हो सकता? वो इनोसेंट कैसे होगा? कैसे इसके केस ये सारे वापस कर लिए गए, हटा लिए गए? तो ये सारा सबसे गुंडा जो है। और उसके अलावा भी देखिए, ब्रजेश सिंह यहाँ का ब्रजेश सिंह नामी गुंडा, राजा भैया नामी गुंडा, जिनके पास 100 से ऊपर के केस दर्ज हैं। वो हो गए हरिशंकर तिवारी का पूरा खानदान और अमरमणि त्रिपाठी, ये तमाम लोग हैं। और ये जो फूलन देवी का हत्यारा था, क्या नाम था उसका, ये सब ये हार्डन क्रिमिनल हैं और उनसे शायद अधिक से बड़े माफिया रहे होंगे। अगर पुलिस के रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो उससे अधिक से बड़े माफिया रहे होंगे। तो ये क्या मुसलमान माफियाओं का ये एलिमिनेशन अभियान है योगी का, या फिर बाकी इन जनरल सबका है? इन जनरल नहीं है ये। देखिए इन एप्स हैं, ये सारी हिंदू राष्ट्र की कवायद है। और हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये 3 क्रिमिनल, मैं कई मरतबा बोला है, जो क्रिमिनल 3 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, अभी जो एक खबर आई थी उसकी BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, मोदी को पर्दाफाश कर दिया। मोदी मतलब गुजरात के गांव में मोदी का पूरा हाथ, वो तड़ीपार को तो दुनिया जानती है कि कितना बड़ा क्रिमिनल है और क्या वारदात हो। जस्टिस लोया को मरवाने के बाद में जुडिशरी पूरे सख्ते में, जुडिशरी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे दे। तो ऐसे हालात में और मैं सबसे बड़ा जो दर्द का बयान किया भाई ने, वो है कि सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, वो खामोश क्यों हैं? खाली बयानबाजी पर क्यों टिकी हुई हैं? और ये सारी जो कवायद हो रही है उत्तर प्रदेश के जरिए जो कवायद हुई है कि 3 हिंदू क्रिमिनल से इनको अशरफ को और इसको अतीक को मरवाया गया है। तो वो हिंदू मुस्लिम करना और उसके जश्न को मनाना, जय श्री राम बोलना, उनके 3 क्रिमिनल द्वारा गोली मारने के बाद में 40 राउंड गोली मारने के बाद में जय श्री राम बोलना, ये सारा पूरा षड्यंत्र है, पूरा प्लॉटिंग है। और उस प्लॉटिंग के लिए ये इसको योगी आदित्यनाथ को, जो चीफ मिनिस्टर है, उसको न सिर्फ बर्खास्त किया जाए बल्कि उसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजा जाए। और तभी हम समझेंगे कि इस देश में, मुझे लगता है कि जिस तरह से मारामारी हो रही है, खासतौर से मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है, या बॉब लिंचिंग में भी मुसलमान ही मतलब 95% विक्टिम हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये सरकार का, चाहे मोदी सरकार कहें चाहे योगी की सरकार कहें, इस सरकार का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं है। हालांकि 99% जो जज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सारे वो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मणवादी हैं या समण हिंदू हैं। तो उस न्यायपालिका पर, इनकी अपनी न्यायपालिका बनाई हुई न्यायपालिका भी इनका भरोसा नहीं है। तो ऐसे हालात में आम आदमी का क्या होगा? कैसे ये मारते हैं, कैसे कत्ल करते हैं? तो ये निश्चित तौर से इनका न्यायपालिका तो वैसे ही डरी हुई है। जस्टिस लोया का जिस तरह से मर्डर हुआ, कौन नहीं जानता कि उसका मर्डर किसने करवाया? तो किस तरह से ये केसों को बदल रहे हैं। अभी धमकाया गया जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाया गया है कि आप औकात में रहें। ये इसके गृह मंत्री ने धमकाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कानून है। एक एजेंसी है, न्याय का काम है, फांसी देना, सजा देना, जो भी है वो कानून का काम है, ये न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका काम भी अगर मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले लेगा, पुलिस का काम भी मुख्यमंत्री अपने हाथ में लेगा। और क्यों है ये नहीं है, ये चुनी हुई सरकारें नहीं हैं, ये वोटों से चुनी हुई सरकार नहीं है, ये EVM की सरकार है। इसलिए उनको कोई डर नहीं है, कोई वोट दे ना दे, उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर 350 अमित शाह बोलता है तो 350 वो जीतेगा, दिखाएगा। वो सारा सब कुछ उसका EVM का खेल है। तो इसलिए EVM की आड़ में एक और उसका एक नाम था, वो कौन सा कुशवाहा है, कुशवाहा नहीं, सॉरी, वो कुलश्रेष्ठ, क्या नाम है उसका, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। वो कहता है EVM को हटाने की वही बात कर रहे हैं जिन्हें हिंदू राष्ट्र से हमदर्दी नहीं है, जो हिंदू राष्ट्र को नहीं चाहते हैं वो EVM के खिलाफ बने। अभी उसका मैंने बयान सोशल मीडिया पर देखा था, बाकायदा पूरा वो चल रहा है। तो ये EVM वो जान रहे हैं, सारा सब हैं। और एक ऐसे ही नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं बड़े अखबार के। मैंने पूछा इलेक्शन में कि भाई किसकी सरकार बनवा रहे हैं मिश्रा जी, तो उन्होंने बोला कि भाई सरकार EVM और DM और EVM की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो बात थी, 22 का चुनाव था, तो ये क्लियर कट है, दुनिया जानती है। और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं,
चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी हो, लालू की हो, नीतीश की हो, किसी की पार्टी हो, ये सब सिर्फ दिखावा करते हैं। ये बेईमान लोग मजलूमों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये बेईमान लीडर हैं। मैं मुस्लिम समाज से अपील करूँगा कि वो ऐसे लोगों को, सो कॉल्ड सेकुलर, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। दुश्मन से तो सावधान हो सकते हैं, जो सेकुलर हैं, जो बगल में छुपे हुए जो दुश्मन हैं हमारे, उनसे कैसे छुपेंगे? तो ये बदला जाना चाहिए। नेता को बदलोगे तो आपके हालात भी बदलेंगे। तो मेरी यही अपील है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हत्या का षड्यंत्र रचने, अतीक की और अशरफ की हत्या का षड्यंत्र रचे, और इंक्लूडिंग उसकी भी, असद की भी, इन हत्याओं का षड्यंत्र रचने के लिए योगी आदित्यनाथ और उनके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, और देखिए जो हो रहा है, डीजीपी शायद विश्वकर्मा है इस समय, है डीजीपी बदनाम होगा तो डीजीपी विश्वकर्मा बदनाम होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या एडीजी एसटीएफ नहीं बदनाम होगा, वो ओबीसी का है, तो बदनाम हो उसको बदल देंगे। जो अगर प्रेशर बनेगा विश्वकर्मा को बदल देंगे, उस डीजीपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे। तो ये सारा जो प्लॉटिंग है जी, ये षड्यंत्र रचने के, इन हत्याओं का षड्यंत्र रचने के लिए योगी आदित्यनाथ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज हो, उसे जेल भेजा जाए, और उस पर बिल्कुल खुली अदालत में ऐसे क्रिमिनल पे मुकदमा चलाया जाए। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जनता सब साफ देख रही है, आपके माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी जनता देख रही है। तो निश्चित तौर से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ईवीएम हटाओ अभियान बड़े पैमाने पर चलना चाहिए। हम इन लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, ये नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये लोगों को, पीपल्स जो है, उनको इस बात का फैसला करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजा जाए और उससे गहन पूछताछ की जाए। आज मुझे